तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग दो पाठ शुरू करने वाले हैं मैथ का। पहला पाठ हमारा समाप्त हो चुका है, यानी आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 शुरू करने वाले हैं। आज हम लोगों का ये शुरू होने वाला है पाठ 2। ठीक है, पाठ 2, नाम है इसका बहुपद। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 2 जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो आज हम लोग बहुपद को पढ़ने वाले हैं। बहुपद में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, प्रश्नावली। यहाँ पर प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस साल हम क्लास 10th का यूपी बोर्ड के लिए मैथ और साइंस शुरू से पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया है। उसका एक पाठ पूरा का पूरा ख़त्म करवा दिया है। ये आपका दूसरा पाठ है बहुपद, जिसको आज हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर बहुपद के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपके मन में सबसे पहले सवाल यही आएगा कि सर बहुपद होता क्या है। ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा हम छोटे में बता देते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए, बहुपद क्या होता है कि चर और घात से मिलकर बहुपद का निर्माण होता है, यानी उसमें चर भी रहेगा और उसकी घात भी रहेगी, और उसकी जो घात होती है वो आपका धन पूर्णांक रहेगा। धन पूर्णांक से मतलब ये है कि उसकी घात आपका कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा, वो बटे में नहीं रहेगा। जैसे अगर हम कहें आपसे कि यक्स की पावर 1/2 प्लस 1, क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यक्स एक चर संख्या है, मानते हैं, बट इसकी जो घात है वो 1/2 है, जो कि धन तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगर हम ऐसे कह दें, मान लेते हैं हमने ऐसे कर दिया, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स घाते 0.5 प्लस 1, हमने ऐसे लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की जो घात है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर तो पूर्ण संख्या है और धनात्मक संख्या है, बट यहाँ पर आपका धनात्मक तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये दशमलव में है। इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर हम आपसे ऐसे कह दें कि ये बताइए, आपने ये सवाल क्लास 9th में पढ़ा होगा, y प्लस 1/y, क्या ये बहुपद है? तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम सरल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 1/y, और y की घात में 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाकर घात में -1। तो यहाँ पर जो घात होनी चाहिए वो धनात्मक संख्या होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब जाकर वो बहुपद होगा। लेकिन अगर आपका धनात्मक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव में है, तो वो बहुपद नहीं होगा। ये तो हमने आपको थोड़ा सा बहुपद के बारे में बताया कि बहुपद आप कैसे पहचान सकते हो। हालांकि क्लास 9th में ही आपने इसको सीख लिया था। अब इसको हम लोग करते हैं इरेज और अपने सवालों पर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं, हम लोग अपने सवालों पर आ जाते हैं। हमारा सवाल देखिए, जो क्लास 10 में है, आपका क्लास 10th में जो सवाल है प्रश्नावली 2.1 में, एनसीईआरटी की बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी। तो उसमें आप देखेंगे कि आपका चित्र दिया है। चित्र कुछ इस तरीके से है, हम यहाँ पर बना के आपको समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए चित्र यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। ये है हमारा y, और ये है y डैश, ये है यक्स, और ये है यक्स डैश, और ये है आपका मूल बिंदु। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर ये क्या करा है, इसके इस तरीके से यक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची गई है। तो जब ये यक्स अक्ष के समानांतर खींची गई है, ये पहला चित्र है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, इसमें कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर, यानी y बराबर px का ग्राफ जो है वो नीचे की आकृति में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो px के शून्यकों की संख्या, देखिए शून्य क्या होता है, शून्य ऐसा मान होता है समीकरण का
जिसमें अगर हम उसको रख दें तो पूरे समीकरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी किसी भी बहुपद का, आप बहुपद पढ़ रहे हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी भी बहुपद का वह मान जिसको अगर बहुपद में रख दें तो बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, आपका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। यानी उसको रखेंगे तो पूरा का पूरा समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपका रेखा है ये वाली, ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x अक्ष को तो ये रेखा एक भी बार नहीं काट रही, इसका मतलब ये है कि px के शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, पहला पूछ रहा था, यहाँ पर लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या, यानी शून्यकों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, तो px के शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 0, मतलब 0, ठीक है। क्यों 0 होगा, क्योंकि यह x अक्ष को नहीं काट रहा, x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही उसके शून्यकों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहला तो हमारा हल हो चुका है। अब हम लोग दूसरा चित्र बनाते हैं। दूसरा चित्र देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया आपका y, यहाँ पर x, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर x डैश, और ये आपका है मूल बिंदु। अब क्या करना है, इसमें जो चित्र बनाया है वो कुछ इस तरीके से है आपका, ऐसे, ठीक है। ये चित्र बनाया है और इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या बता दीजिए। तो आप बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की यहाँ पर लिख देंगे संख्या, ठीक है। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो हमने कहा ये जो ग्राफ आप ऐसे खींच रहे हो इसमें ध्यान ये देना है कि ये x अक्ष को कितनी बार काटता है। तो यहाँ पर ये x अक्ष को एक बार काट रहा है। जब ये x अक्ष को एक बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ भी पा रहे होंगे। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और फिर आपका अगला जो चित्र है, यहाँ पर कुल 6 चित्र है, बना बना के आपको समझाते हैं, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया इरेज, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो आपका चित्र है उसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमारा हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x डैश, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पर जो अगला चित्र है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से, तीसरा वाला, यहाँ पर ये ऐसे काट रहा है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये इस तरीके से क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है कि ये विभाजित कर रहा है x अक्ष को। कितनी बार कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये x अक्ष को 1 बार, 2 बार और 3 बार काट रहा है। जब ये x अक्ष को 3 बार काट रहा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखोगे px के शून्यकों की संख्या, ठीक है, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, px के शून्यकों की संख्या। देखिए एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो 3 बार ये विभाजित कर रहा है। तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपका 3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लगा दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए चौथा, चौथा का चित्र देखिए यहाँ पर, ये तो तीसरा था आपका, यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा। चौथा देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग चित्र ऐसे बना देंगे, ये हो गया y, y डैश, x और x डैश, और यहाँ पर है
आपका मूल बिंदु। अगर चित्र की बात करें तो चित्र में इस तरीके से आपका चौथा बनाया हुआ है, ऐसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यक्ष अक्ष कितनी बार विभाजित हो रहा है? यक्ष अक्ष विभाजित हो रहा है 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो हम लोग कह देंगे px के शून्यकों की संख्या बराबर कितना? 2, क्योंकि ये 2 बार काट रहा है। यहाँ पे लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, ठीक है, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तब तक इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसका हम लोग यहाँ पर चित्र बनाएंगे। चित्र कुछ इस तरीके से है आपका, ठीक है। यहाँ पर चित्र कुछ इस तरीके से है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पहले y, y डैश, x, x डैश, और यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु, ठीक है। और ये आपका कौन सा है? ये 5वां है। तो 5वां में देखिए इस तरीके से दिया है, ऐसे चित्र आपका बनाया है, ठीक है। इस तरीके से आपका चित्र 5वां का बनाया है। तो हमको ये देखना है कि यक्ष अक्ष को यह कितनी बार में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, कुल 4 बार यक्ष अक्ष को क्या कर रहा है? ये ग्राफ विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4। ये जो शून्यक है इसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बताया कि समीकरण या बहुपद का ऐसा मान जिसको या तो समीकरण में या तो बहुपद में रखने पर मान पूरा का पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या कहलाता है? आपका शून्यक कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा? 5वां। अब 6वां देख लेते हैं क्या करा है। 6वां का हम लोग यहाँ पर चित्र बना के समझेंगे। ये हो गया y, y डैश, x, x डैश, और ये हो गया आपका यहाँ पर मूल बिंदु, ठीक है। अब क्या करना है इसका? आप अगर फिगर देखें तो इस तरीके से हम ड्रॉ किए हैं। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको चित्र बनाया हुआ आपकी किताब में नजर आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो x अक्ष को कितनी बार स्पर्श कर रहा है? 1 बार, 2 बार और यहाँ पर 3 बार। इसका मतलब ये है कि इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1, 2 और 3। तो हम लोग क्या लिख देंगे? पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 2.1 पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 हमने क्या कर दिया? पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ये हमारा 6 क्वेश्चन लग चुका है। ये आपका 6वां प्रश्न था, ठीक है। और ये पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रश्नावली 2.1 बहुत ही सिंपल था, हमने आपको सारी चीजें समझाकर बता दिया है। अब क्या करना है? यहाँ पर इसको हम लोग इरेज करेंगे और प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नावली 2.2 की तरफ बढ़ेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 2.2 पाठ है आपका बहुपद। तो 2.2 में अगर हम लोग चलें तो देखिए 2.2 को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं, ठीक है।
2.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे, हालांकि इसको पढ़ना तो पड़ेगा आपको द्विघात समीकरण में यानी पाठ 4 में, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको आप जान लीजिए। जैसे द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। और चूंकि हम लोग यहाँ पर बहुपद पढ़ रहे हैं तो समीकरण की जगह पर बहुपद लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण या यहाँ पर द्विघात बहुपद के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, इसका जो फॉर्मेशन होता है यानी इसका जो लिखने का मूल तरीका होता है द्विघात का, वो इस तरीके से होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये आपका मूल तरीका होता है द्विघात समीकरण का, मूल फॉर्मेशन यही है। जैसे अगर हम आपसे इस तरीके से सवाल लिखें 4x² प्लस 4x प्लस 1 और आपसे पूछें कि बताइए क्या ये द्विघात है, तो आप कहोगे जी सर ये द्विघात है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ऐसे समीकरण या ऐसे बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये हम फिर से आपको बताएंगे द्विघात समीकरण में पाठ नंबर 4 में। अभी हम लोग 2 पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, आगे हम डिस्कस करेंगे एकदम विस्तार से। देखिए इसमें होगा क्या, मेन इसका जो 2 शून्य को होता है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर शून्य का मतलब होता है, हमने फिर से आपको बता रहे हैं फिर से कि शून्यक वो होता है जिसको अगर समीकरण में रख दिया जाए तो समीकरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। कितने शून्यक, 2 शून्यक। एक का नाम होता है अल्फा और दूसरे का नाम होता है बीटा। पहले का नाम होता है अल्फा और दूसरे का नाम होता है बीटा। इसमें होता क्या है कि पूछा जाएगा आपसे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, ठीक है। क्या होता है, -b/a, ये फार्मूला होता है। ये b और a क्या है, b और a जो है क्रमशः यहाँ पर x का गुणांक है और x² का गुणांक, यानी ये जो आप b देख रहे हो ये किसका गुणांक है, x का। यहाँ पर देख रहे हो ना b, तो x का गुणांक है आपका b और जो x² का गुणांक है वो है a। c जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो आपका अचर रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला फार्मूला हमने आपको बताया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। दूसरा इसमें पूछा जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल से मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, c/a। c/a से मतलब होता है यहाँ का ये जो c है इसको और बटा में x² का गुणांक a। तो ये फार्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करते समय। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। तीसरी बात ये है कि अगर, तीसरी बात ये है यदि शून्यक पता हो या शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यहाँ पे लिख देते हैं गुणनफल पता है, तब द्विघात बहुपद, क्योंकि ये बहुपद वाला चैप्टर है, द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे आप, द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे, यानी अगर आपको पता है शून्यकों का योग और गुणनफल या इवन आपको शून्य का पता है यानी अल्फा और बीटा का मान पता है, तो आप बहुपद द्विघात का कैसे बना पाओगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला आप ध्यान से लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपके किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके किताब में नहीं है, ये हम लोगों के समय हुआ करता था। यहाँ पर फार्मूला ये है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के, ठीक है। हम यहाँ बार बार 0, देखिए फार्मूला में यहाँ बराबर 0 नहीं देता, लेकिन हम लिख दे रहे हैं इस वजह से क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी हम सवाल जब सॉल्व करवाएंगे
तो वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि ये जो बटा वाला जो सवाल है वो कहाँ गायब हो रहा है, अभी ऐसा आएगा। फिलहाल आप इस चीज़ पर फोकस करिए। यदि आपको शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पता हो और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पता हो और आपसे द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद पूछ ले, तब आप इस फार्मूले का यूज करोगे, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को भी आपको बता दिया। प्रश्नावली 2.2 में यही सारी चीजें अप्लाई होने वाली हैं। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और अपने सवालों पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। ये फार्मूला है, बड़े काम का है, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए जो आगे है आपका वो है अब सवाल। सवाल पर हम लोग आते हैं। देखिए सवाल को ध्यान से सुनिएगा, आप अपने किताब पर गौर करिएगा सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो आपको शून्यक ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के बीच में सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है यक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब यहाँ पर ये सवाल आपको लिख दिया गया। अब इसके शून्यक कैसे आप निकालोगे, तो देखिए शून्यक निकाला जाता है गुणनखंड करके। ठीक है, शून्यक निकाला जाता है गुणनखंड करके। तो ये तो द्विघात आपका समीकरण या द्विघात बहुपद है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हो आप, पहली संख्या का मतलब यहाँ का तीसरे में गुणा होता है। तो यक्स स्क्वायर का अगर हम 8 में गुणा कर देंगे, 8 के आगे जो चिन्ह है उसको भी हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं, मतलब गिनते हैं। तो यक्स स्क्वायर का हम लोग गुणा कर रहे हैं यहाँ पर -8 में, तो क्या मिलेगा हमको, यानी पहले का तीसरे में गुणा। गुणनखंड जब करते हैं तो नियम क्या कहता है कि पहले का तीसरे में गुणा कर दीजिए आप। तो हमने गुणा करवा दिया, चिन्ह के साथ गुणा करवाना होता है। तो ये आएगा आपका -8 स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ पर -8 स्क्वायर को इस तरीके से तोड़ना होता है कि अगर हम गुणा करें तो -8 स्क्वायर ही आए, और अगर हम जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो बीच वाला पद है -2x, चिन्ह के साथ काउंट करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -2x। अब -2x जो है उसको कैसे लाया जाएगा, तो 8 का हम लोग यहाँ पर ये जो -8 स्क्वायर इसका खंड करेंगे। खंड कैसे करोगे आप, देखिए 8 का पहाड़ा या 8 को इस तरीके से विभाजित करिए कि जोड़ने पर तो -2x आ जाए, यानी जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए, और अगर हम गुणा करवा दें तो -8 स्क्वायर आ जाए। तो इसको दो खंड में तोड़ेंगे। देखिए तोड़ते हैं 4x और 2x में। अगर हम 4 का 2 में गुणा करवा दें तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और x का x में गुणा तो x स्क्वायर। और अगर हम 4 में से 2 को घटा देते हैं, 4 में से किसको घटा दें, 2 को घटा दें, तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा 2x, लेकिन 2x माइनस में होना चाहिए। इस वजह से हम बड़े वाले को माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला है यहाँ पर 4, तो 4 को हम यहाँ माइनस कर देंगे, छोटे वाले को प्लस कर देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह माइनस होगा, यानी ये -8 स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम 4x में से +2x घटा दें तो -2x बचेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि माइनस और प्लस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा 4 है, 4 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी खंड हो चुका हमारा। ठीक है, ये हम शुरुआत में आपको समझा दे रहे हैं ताकि जब अगला सवाल हम करें
तो तेजी के साथ हम आपका करते हुए चले जाएं, बार बार आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका खंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर। अब चाहे आप इसको पहले लिखिए चाहे इसको लिखिए, तो अगर हम इसको पहले लिखते हैं प्लस वाले को, तो हम ऐसे लिख देंगे प्लस 2x, फिर क्या लिख देंगे -4x। ये नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह पर ये लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पर -8 है, अब इसके बराबर 0 कर देंगे। क्यों 0 कर देंगे? क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि जो शून्यक आएंगे यानी जो वैल्यू आएगी, अगर उसको इस समीकरण में रख दिया जाए तो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वजह से हम इसके बराबर क्या मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं। बात समझ में आई? अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है यक्स, तो यहाँ क्या बचेगा? यक्स प्लस 2। और इसमें कॉमन क्या है? तो देखिए माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, 4 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 4 से इसमें भी भाग चला जाएगा, तो -4 क्या बचा यहाँ पर? यक्स। और जब माइनस चला गया तो क्या बचा यहाँ पर? प्लस बचा, तो 4 दूना 8। ठीक है, अगर आपका गुणनखंड सही है तो गुणनखंड सही है कैसे जांचा जाता है? ये दोनों कोष्टक आपके क्या आएंगे? बराबर आएंगे। अगर आपका गुणनखंड सही है तो ये दोनों कोष्टक क्या आएंगे? आपके बराबर। तो हमारे कोष्टक बराबर आ गए, x प्लस 2 इधर भी, x प्लस 2 इधर भी, तो x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पर? x बचा, और यहाँ पर क्या बचा? -4, जिसको हमने अलग कोष्टक में लिख दिया। यानी हमारा गुणनखंड हो चुका। एक कोष्टक में आया यक्स प्लस 2 और दूसरे में आ गया यक्स -4, और बराबर कितने के? तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 0 के। तो एक बार हम यक्स प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, एक बार हम यक्स प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? यक्स ऐसे लगा के यक्स -4 बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, यानी एक बार यक्स प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, एक बार यक्स -4 बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम ये +2 को देखें तो उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा -2, और अगर हम इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 4। तो हमारा जो शून्यक आया वो क्या आया आपका? -2 और 4। तो हम लोग पहले शून्यक का नाम देते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर आ गया आपका -2, और जो दूसरा वाला शून्यक है इसका नाम देते हैं बीटा, तो बीटा का मान कितना आ गया? 4 आ गया। यानी पहला शून्यक है अल्फा, उसका मान है -2, दूसरा शून्यक है आपका बीटा, उसका मान कितना है? 4 है। ये तो हमारे शून्यक आ गए। ठीक है, लेकिन हमसे अभी क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो शून्यकों के और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सत्यता की जांच करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे सत्यता की जांच। ये हमारा पहला आंसर हो चुका है, पहला उत्तर हमारा हो चुका है। अब क्या करना है हमको? सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे सत्यता की जांच। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले योगफल के लिए जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपका योगफल के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? योगफल के लिए। अब हम लोग योगफल के लिए जांच करेंगे, तो आप जानते हो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था क्या होता है। अगर हम गुणांकों की बात करें तो -b/a होता है। ठीक है, अब हम लोग अल्फा की जगह पर अल्फा का मान रखेंगे, तो अल्फा की जगह पर अगर आप अल्फा का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा? -2। फिर प्लस बीटा की जगह पर बीटा का मान क्या रखोगे? 4 बराबर। अगर आप इस समीकरण को देखें, इस समीकरण को, तो ये इस रूप का है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का है। अगर हम देखें x² तो यहाँ पर a नहीं है, a नहीं है तो इसके में हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पर कि a नहीं है, तो इसकी जगह पर क्या है? 1 है, क्योंकि 1 से अगर आप x² में गुणा कराओगे तो वही संख्या आएगा।
मतलब a का मान कितना हो गया 1, और b का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, b का मान कितना हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ b प्लस में होता है, यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग क्या लेंगे, चिन्ह के साथ काउंट करते हैं। तो यहाँ पर b की जगह पर देखिए माइनस पहले से लगा है, बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं, ये माइनस पहले से लगा हुआ है और b का मान कितना हो गया आपका -2, तो यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में -2। और वो लोग करते क्या है, सोचते हैं कि माइनस पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाता है। बटा ए का मान कितना रखोगे आप, 1 रखोगे, तो 1 रख दीजिए। यहाँ पर 4 में से अगर -2 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो 4 में से अगर -2 को घटाओगे 2 मिलेगा, और अगर हम देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और बटा में 1 लिखे न लिखें कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम देख रहे हैं इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, इसका मतलब ये है कि शून्यकों का जो योग है और जो गुणनफल है आपका, यहाँ पर शून्यकों का योग और जो गुणांक हैं उनमें जो संबंध है वो सही सही है, मतलब गलत नहीं है, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये तो योगफल के लिए हमने चेक किया था, ऐसे हमको गुणनफल के लिए चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गुणनफल के लिए, यहाँ पर हम लोग लिख दिए गुणनफल के लिए। ठीक है, अब ये गुणनफल के लिए हो गया, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पर हम लोग जानते हैं फार्मूला, गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब अल्फा की जगह पर अल्फा का मान कितना रखेंगे, -2 गुणा करेंगे, बीटा की जगह पर बीटा का मान कितना है आपका 4 है, बराबर c की जगह पर c का मान, तो देखिए यहाँ पर c का मान जो है वो -8 है, c कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है, वो अचर होता है। तो यहाँ पर चिन्ह के साथ काउंट करेंगे तो -8, और बटे में a का मान, तो a का मान कितना है, तो 1 है, तो a का मान हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे। यहाँ पर 4 दूना -8 बराबर -8। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों मान आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो गुणांकों के आपका यहाँ पर जो शून्यकों का योग और गुणनफल और जो उनके गुणांक थे उनमें जो संबंध है वो सही साबित हो रहे हैं। ठीक है, यानी हमारी जो सत्यता की जांच है वो सही पाई गई है, मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः उनके गुणांकों के गुणनफल और गुणांकों के ये जो -b/a है और c/a है उसके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर बक्से में कैद कर देंगे और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी हमारी सत्यता की जांच पूरी हो चुकी। ठीक है, जब सत्यता की जांच पूरी हो चुकी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इतने पर ही छोड़ देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। तो कैसा लगा ये पहला सवाल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से डिस्कस करके आपको समझाया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिए, आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। हमारा आंसर आ गया, यानी हमने जांच कर लिया, योगफल के लिए सही मिला, गुणनफल के लिए भी हमारा सही मिला। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सवाल समाप्त हो चुका। इसको हम लोग करेंगे इरेज और चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए अपने दूसरे वाले प्रश्न पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर दूसरा वाला जो प्रश्न है हमारा, इसको लिख देते हैं एक बार। ये लिखा है 4s² माइनस 4s+1, ये हमारा क्या है, आपका समीकरण है या द्विघात बहुपद है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने का तरीका हमने आपको समझाया है।
क्या करना है, सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए आप क्या करोगे, शून्यक निकालने के लिए आप इसका गुणनखंड करोगे। ठीक है, जब गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड आ जाएगा। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला बन रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2s का ऐसे होल स्क्वायर माइनस 2 गुणित्य 2s गुणित्य 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर 0। अगर आपको हम याद दिलाएं तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या है, आपका फार्मूला है। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a की जगह पर है 2s माइनस बी की जगह पर है 1, इसका ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 0। स्क्वायर का मतलब होता है कि संख्या 2 बार लिखी जाएगी, तो इसको 2 बार लिख दीजिए। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर कितना, 0 के। तो अगर हम देखें तो एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, यस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। सेम टू सेम मान यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी यस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी यस का मान हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो पहला मान होता है उसको अल्फा मानते हैं और दूसरे वाले को बीटा मानते हैं। तो अल्फा का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ पर अल्फा का मान हो गया 1/2, फिर यहाँ पर बीटा का मान कितना हो गया 1/2, दोनों सेम सेम आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्या करना है आपको, आप कहोगे सर जो पहला बताए थे पहले का तीसरे में गुणा और उसके बाद बीच में खंड करना, क्या उससे नहीं होगा का, उससे भी होगा। अगर आप उससे भी लगाओगे तो सेम सेम वही उत्तर आएगा। ये समय आपका बचाता, डायरेक्ट फार्मूला की तरफ दिख रहा था तो इसलिए हमने फार्मूला को लगाकर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की, सत्यता की जांच। जब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले किसका करेंगे, योगफल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग अगला लगाएंगे योगफल के लिए। ठीक है, योगफल के लिए। अब जब योगफल के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए। और अगर हम यहाँ पर ए बी सी की बात करें तो देखिए ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी। ठीक है, बार बार हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे लिखने से टाइम भी जाता है और थोड़ा सा हमारा समय भी कम मिलता है हमको लगाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि ये स्क्वायर है, मतलब ये द्विघात है और इसका गुणांक ए होता है। यहाँ पर यक्स रहता था, यक्स की जगह पर यस है, इसका गुणांक बी होता है और ये कांस्टेंट है, सी है, ये है। ठीक है, तो अब अल्फा की जगह पर अल्फा का मान कितना रखेंगे, 1/2 प्लस बीटा की जगह पर बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस लगा देंगे। बी का मान कितना है, तो आप देख रहे हो बी का मान 4 है, लेकिन बी का मान 4 नहीं है, बी का मान -4 है। हम लोग जो चिन्ह लेते हैं चिन्ह के साथ काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -4 बटा ए का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखिए इसका हर समान है और किसी भी भिन्न का अगर हर समान होता है तो अंश अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देते हैं और अगर घट रहा है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर जुड़ रहा है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 2/2 बराबर, और ये माइनस माइनस प्लस 4/4। तो 2/2 से काटेंगे तो 1 आएगा, 4/4 से काटेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि योगफल के लिए ये आपका समीकरण सत्य है। मतलब मूलों का जो योगफल है वो आपका यहाँ पर उनके जो गुणांक हैं और उनमें जो संबंध है ये सत्य हैं। क्यों सत्य हैं, क्योंकि ये दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब हमको किसका जांच करना है,
अब हमको जांच करना है गुणनफल का, तो यहाँ पर हम लोग गुणनफल के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए गुणनफल के लिए, ठीक है। गुणनफल के लिए, अब गुणनफल के लिए हम लोग जांच करेंगे, तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? फार्मूला हमने आपको बताया है सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है? तो 1/2 है, गुणे बीटा का मान कितना है? 1/2 बराबर सी। सी का मान कितना है? तो यहाँ पर देखिए सी का मान है 1, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और ए का मान कितना है? तो ए का मान देखिए यहाँ पर है 4, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? 4। तो 1 एकम 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 बराबर 1/4 इधर है, यही है। मतलब ये भी दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। मतलब गुणनफल के लिए भी हमारा क्या है? ये जो संबंध है ये सही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसको हम लोग इरेज करेंगे, फिर बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको इरेज करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है हमारा प्रश्न? तीसरा है। दो ठो तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब तीसरा लगाएंगे। लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इसको हल करना है, वही सारी चीजें करनी है जो हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने व्यवस्थित रूप में नहीं है। व्यवस्थित रूप से मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण का जो रूप होता है उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 7x अंतिम में है, मतलब इसको बीच में होना चाहिए, और ये जो कांस्टेंट है इसको लास्ट में होना चाहिए। तो चलिए इसी के रूप का कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, और बराबर क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पर? 0 मानेंगे। क्यों हम 0 मान रहे हैं इसका कारण भी हमने आपको समझा दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अच्छा, अब क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है तो हमने कहा पहले का तीसरे में गुणा करवा लीजिए। तो 6 का 3 में गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर 9 दूना 18, 9 में से अगर 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? इसी रूप में इसको तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। आप कहोगे सर इसको माइनस इसको प्लस क्यों किए? क्योंकि देखिए जो 7 है वो माइनस में है, और हमने आपको शुरू में समझाया था बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाया जाता है तो चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। बड़ी संख्या को हमने माइनस रखा, इसलिए जो आंसर आएगा वो -7 आएगा, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर हम 9 का 2 में गुणा करवा देते हैं तो 9 दूना 18 माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होगा चिन्ह माइनस का होता है। और यहाँ पर अगर हम -3 और 6 का गुणा कराएं तो -18 हो जाएगा, मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब क्या करते हैं? इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें से कॉमन लेंगे 3x, और जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, ठीक है। यानी x यहाँ 2x हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो क्या होगा? जैसे है ये ऐसे ही उतार देते हैं, बराबर ये हो जाएगा आपका 0 के। अब क्या करना है? ये जो कोष्टक है आपस में, इसमें से कॉमन लेते हैं। तो 2x माइनस 3 एक कोष्टक में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? इधर हो जाएगा
3x प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर दिया। अब जब गुणनखंड हो चुका है तो हम लोग इसका अल्फा और बीटा यानी इसके शून्यक भी निकाल लेते हैं। तो चलिए, हमने बताया एक बार आप इसको 2x माइनस 3 को 0 कर दीजिए, एक बार 3x प्लस 1 को 0 कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखें तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आएगा -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये गुणा में है तो आ जाएगा यहाँ पर भाग। तो x बराबर हो जाएगा 3/2। और अगर हम यहाँ निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर का मान आ गया आपका 3/2 और इधर का मान आ गया आपका -1/3। एक को हम मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे अल्फा। तो अल्फा का मान 3/2 हो गया और बीटा का मान कितना हो गया, बीटा का मान हो गया -1/3। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सत्यता की जांच कैसे करोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सत्यता की जांच। यहाँ पर हम लोग सत्यता की जांच लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले योगफल के लिए तो यहाँ पे लिख देंगे योगफल के लिए, योगफल के लिए। तो योगफल के लिए मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b और a c क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो a यहाँ पर है, ये है b और ये है आपका c। ठीक है, यहाँ पर शुरू में जो समीकरण दिया था उसमें आप a b c बताओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। c जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर a का मान है 6, b का मान है -7 और जो c का मान है वो है -3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान कितना है, 3/2 रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे 3/2। फिर यहाँ प्लस बीटा की जगह बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस लगा देंगे। और b का मान कितना है, तो आपको b का मान -7 बताया गया है, तो आप क्या लिखोगे, b का मान यहाँ पर -7/a। का मान कितना है, तो a का मान है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 का लसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का 6 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का ऊपर 3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3 का भाग 6 में करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7/6, और इधर भी आया है 7/6। मतलब योगफल के लिए तो ये सही है संबंध। ठीक है, तो योगफल के लिए आपका क्या है, सही है। अब किसके लिए निकालना है, अब निकालना है गुणनफल के लिए। तो चलिए जांच करते हैं गुणनफल के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए। तो गुणनफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनफल के लिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, अब अल्फा का मान कितना है, तो 3/2, तो लिख दीजिए 3/2 गुणित बीटा का मान है -1/3, तो यहाँ पर -1/3 बराबर c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पर देखिए -3 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर -3 बटा a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पर देखिए a का मान है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 से ये 3 खत्म हो गया, तो ऊपर बचा -1 और नीचे है 2, और यहाँ 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो -1/2 यहाँ पर भी बचा। यानी ये दोनों आपस में क्या है, सही है। सही का मतलब बराबर है। तो गुणनफल के लिए भी हमारा ये जो संबंध है ये सत्य है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो c/a के बराबर है। ठीक है, तो हमारा ये सत्यता का नियम जो है वो सही सही दर्शा रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए हम लोग
तीसरा क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, यानी प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा प्रश्न तक रहने देते हैं। फिर आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। और अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं तो आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया है हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।